हिंदी साहित्य जगत में मृदुला गर्ग वरिष्ठ एवं लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक मानी जाती हैं। साठोत्तरी महिला कथाकारों में भी मृदुला जी का नाम सबसे ऊंचा है। इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया है। मृदुला जी को हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी मीरा नाची। मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। धारो धार बारिश के बाद धूप निकली थी, चटकीली चमकीली। हवा भी चल रही थी, बरस लेने के बाद की, साफ तेज तेज। वैसी नहीं जैसी झड़ी लगने से पहले चली थी, उठती गिरती सांस की तरह, चलने भर की खातिर। उमस जस की तस, दो चार लंबी सांस भरो तो भर लो, रह रहकर जब जब दुपट्टे का छोर हिले। अब हवा रो लेने के बाद की तरह धुली और स्वच्छंद थी। पेड़ों की फुनगियाँ यूं नाच रही थीं कि जड़ें जमीन में गहरे धसी न रहतीं तो आसमान में हो जातीं। मैं अपनी छत पर गीले कपड़े फैला रही थी। धूप निकल आने का मेरे लिए यही मतलब था, कपड़े धो लिए छत पर फैला दो। बारिश में कपड़े भीग गए, अंदर कर लो। सूरज निकल आया, दोबारा बाहर डाल दो। कपड़े सूख गए, उठा लो। चलो, इस बहाने रोज़ 2 बार छत पर जाना तो मिलता है। औचक फुहार पड़ जाए तो 1-2 बार और। कपड़े डालते उठाते मैं ठिठक कर इधर उधर देख लिया करती थी। सामने वाले मकान की बरसाती ठीक नज़र की सीध में थी। उसकी खिड़की से एक मेज कुर्सी दिखती थी। वहाँ एक लड़का बैठा हमेशा पढ़ता रहता था, सुबह हो शाम हो। कभी मैं देर से ऊपर जाती, देर क्या, कभी बादलों की वजह से अंधेरा जल्दी गहरा जाता तो मेज पर लैंप चला रहता। तब वो मुंह पर पड़ रही सीधी चमकीली रोशनी में पढ़ता दिखता। अरे ये क्या हर वक्त पढ़ता ही रहता है, कुछ और नहीं है करने को इसके पास। आज मैं कपड़े डाल लेने पर नीचे नहीं उतरी, छत पर पड़ी खाट पर पसर गई। माँ मंदिर गई हुई थी ना। ढेर सारे काम बतलाकर, बर्तन रगड़ कर मांजना, कढ़ाई में कलौंच छोड़ी तो देखना, दाल पका लेना, चावल चुक कर भिगो देना, सब्जी काट कर रखना। मैं आकर देखूंगी कि अभी चढ़ानी है कि शाम को। कपड़े धोकर धूप में डाल देना पहले, पता नहीं कब तक रहे, और अचार को धूप दिखा देना, समझी। आज स्कूल में छुट्टी है, कल सालाना जलसा था, उसकी खुशी में स्कूल की लड़कियां बाहर घूमने जाने की तैयारी में होंगी। मुझे तो माँ ने जलसे में भी नहीं जाने दिया था। सारा काम वैसे ही पड़ा था, बस कपड़े धुले थे, कर लूँगी। 5 मिनट आकाश देख लूँ, कैसा खुला नीला आसमान है, उस पर बत्तखों से तैरते हल्के फुल्के सफ़ेद बादल, बरसने वाले नहीं, बरस लेने के बाद वाले। 2-4 बूंद बचा पानी भीतर समेटे हवा के साथ उछल कूद मचाते बारिश के बाद भागते हुए आते हैं, शैतान बच्चों की तरह जो हमेशा देरी से स्कूल पहुंचते हैं। भागते दौड़ते आने पर भी प्रार्थना की पंक्तियों तक समय रहते नहीं पहुंचते और रोज़ सजा पाते हैं। पर जाने किस मिट्टी के बने होते हैं कि मस्त रहते हैं। अगले दिन फिर उसी तरह रास्ते में पड़े कंकड़ से खेलते हुए बढ़ते हैं आगे, और स्कूल देरी से पहुंचते हैं। सब कहते हैं कुछ नहीं बनेगा तुम्हारा, बड़े होकर आवारागर्दी करोगे। आवारागर्दी में क्या मौज है, मैं क्या जानूं, वे जानते होंगे तभी ना करते हैं। लड़कियों से नहीं कहता कोई, कहते हैं पढ़ लिख लो वरना कोई ढंग का लड़का नहीं मिलेगा। सारी उम्र हमारी छाती पर मूंग तलोगी। पढ़ पढ़ कर थक जाओ और सुस्ताने को जरा बिस्तर पर अधलेटे हो जाओ तो कहेंगे अधन हो जाओगी तो कौन पूछेगा ससुराल में। आजकल के लड़के पतली छरेरी लड़की चाहते हैं, मोटा गई तो ढंग का लड़का भी नहीं मिलेगा। ढंग का लड़का जैसे सामने वाला हर वक्त पढ़ता रहता है भोंदू। आवारा बादलों से नज़रें हटाकर मैंने सामने खिड़की पर डाली। बैठे पढ़ रहे होंगे बेचारे किताबी कीड़े, हमेशा की तरह। ये क्या, वो तो छत की मुंडेर के पास खड़ा नाच रहा था। बारिश में मोर नाचते हैं, नई खुली धूप में पागल। हाय बेचारा, पढ़ पढ़ कर पगला गया, कहीं कूद कर मेरी तरफ ना आ जाए। मैं झपट कर उठ बैठी। ख्याल आया ऐसे उसे दिखाई दे जाऊंगी, फिर चित्त हो गई, नहीं कूद कर यहाँ कैसे आएगा। दोनों छतों के बीच पूरी गली का फासला है। लेटे लेटे फैला आसमान दिखता तो बाकी दुनिया दिखनी बंद हो जाती थी। मैं उठकर बैठ गई। हाय क्या नाच था उसका। पेड़ों की डालियां जैसे एक तरफ झुकती वो भी झुकता, फुनगियाँ सिर झटक कर सीधी होती तो वो भी होता। हाथ गोल गोल घुमाता जैसे बलैयाँ ले रहा हो, फिर आगे फेंक देता, फेंकता ही जाता। पैरों में थिरकन आ जाती,
तत तत ताता थेई थथेई थथेई थेई ताता थेई तथेई तथेई थेई ताता तत 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 थेई ताता तत 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 ताता थेई तथेई थथेई थेई ताता थेई थथेई 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 थेई थथेई थथेई थेई थथेई थेई। फिर गोल गोल चक्कर। तिग धा तिग धा थेई तिग धा थेई तत तत धा तिर कट धत कत। मुझे चक्कर टुकड़ों का क्या पता, मैंने कौन कत्थक सीखा है। स्कूल में क्लास लगती थी पढ़ाई ख़त्म होने पर, मेरे साथ की लड़कियां सीखती थीं। मेरा कितना मन करता है नाचने को। पूछने पर माँ ने चोटी खींचकर उखाड़ ही दी थी समझो। नाच सीखकर कोठे पर बैठेगी करमजली। बाकी लड़कियां सीखती थीं तो 5-10 मिनट रुक कर देख लेती थी। सुनकर कुछ बोल रट गए थे, ये सब झट याद हो जाता है मुझे, पढ़ाई के नाम पर बोल। कल के जलसे में प्रोग्राम था उनका, रोज़ घर पर रियाज करती थी। बस एक दिन देखा था मैंने। माँ को मेरा इसके उसके घर जाना पसंद नहीं था। कल जलसे में भी बादलों में कुलकुलाती छोटी बूंदकियाँ बाहर छिटकी आई थीं। बालों पर गिरी तो गिरी, आँखों की कोरों पर भी टिक रहीं। जाने दो। देखो तो कैसी मस्ती में नाच रहा है सामने वाला पढ़ाकू। एक बात मैं जानती हूँ, ये जो कर रहा है कथक नहीं है, ये तो अपनी मौज में जैसे मन आए नाच रहा है। मैं भी नाचूं? यहाँ कौन देखेगा। मैं हौले से छत पर उतरी। नहीं, पैरों की धमक कहीं माँ ने सुन ली। अपनी धुन में उनके लौटने का पता भी नहीं चलेगा, सिर कलम कर देंगी। छत पर किसे रिझाने को नाच रही थी राण? ये किसे रिझाने को नाच रहा है? मैं ठिठकी रह गई, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। मिश्रा बहन जी कहती थीं, रिमझिम होने पर मोर भी मोरनी को रिझाने को ही नाचता है। माँ के सामने मुंह से निकल गया था तो एक करारा झापड़ रसीद किया था मुंह पर। यही सब पढ़ने जाती हो स्कूल? गांव में थे तो ठीक था, शहर से पिताजी पैसे भेज देते थे। मैं गांव की पाठशाला में पढ़ती थी तो औरों से अव्वल रहती थी। यहाँ की तरह फिसड्डी नहीं थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, पैसे आने बंद हो गए थे। माँ रोई कल्पी थी। उस पर पिताजी का हाल पता किया था और एक दिन पता दिए बिना मुझे लेकर शहर चली आई थी। दोनों के बीच जो महाभारत हुआ क्या बतलाऊं। पिताजी ने माँ को घर से बाहर ढकेल दिया, साथ मुझे भी। घर में ताला डालकर चले गए। माँ मुझे लेकर बरामदे में डटी रहीं, भूखी प्यासी। मेरे तो प्राण ही निकल गए थे भूख के मारे। पड़ोस में मिश्रा टीचर रहती थी, मुझे रोते सुना तो अपने घर ले जाकर खिलाया पिलाया। माँ ने नहीं खाया, अनशन किए बैठी रहीं। 3 दिन बाद पिताजी आए तो पड़ोसी थू थू करते मिले। माँ भूख से अधमरी और मैं डर के मारे। सिर पीट उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और हमें अंदर कर लिया। कुछ दिन ऐसे ही चला, रोते झींकते गाली गलौज सहते। फिर ठीक हो गया या हमें आदत पड़ गई। मिश्रा टीचर ने मुझे स्कूल में भर्ती करवा दिया। पिताजी को छोड़ माँ मेरी चौकीदारी में लग गई। उनका बस चले तो घर के बाहर कदम न रखने दें, स्कूल तक न जाने दें, पर तब ढंग का लड़का नहीं मिलेगा ना। ओ राम, मरेगा क्या? ये तो नाचते नाचते पानी की टंकी पर जा चढ़ा। अब और मुस्तैदी से हाथ चला रहा है, सिर उठाकर आसमान में क्या ताक रहा है। अरे नीचे देख नीचे, बित्ते भर की टंकी है, बेख्याली में पाँव फिसल गया तो सिर के टुकड़े हो जाएंगे। 3 मंजिल ऊपर है पागल। हाय, कैसे सधे पाँव रख रहा है मरा, मुंडेर तक आता है और पलट लेता है नाचते नाचते। मेरा दिल मुंह में आ जाता है, इसे तो घना अभ्यास है रे नाचने का। हर वक्त तो किताब में सिर घुसेड़े रहता था, रियाज कब किया? मैंने तो पहले कभी देखा नहीं इसे नाचते। 6 महीने से देख रही हूँ बराबर, बरसाती में घुसा पड़ता रहता है। उससे पहले उसमें एक अधेड़ पति पत्नी रहते थे। औरत छत पर बैठी कुछ ना कुछ चुगती बिनती रहती थी। पता नहीं कपड़े कब धोकर डाल देती थी। छत पर बंधी डोर पर लटके फरफराते रहते थे हवा में गुब्बारों से। माँ मेरा कान पकड़कर दिखला जाती थी, देख कमज़ात, ऐसे फैलाए जाते हैं कपड़े, दोनों सिरों पर चुटकी लगाकर। मैं फैलाती तो कभी डोर कम पड़ जाती, कभी चुटकियाँ। उसके हवा भरे कपड़े मुझे बड़े प्यारे लगते थे। फूंक मारो तो आसमान में उड़ जाएं, तेज़ तेज़। जैसे इसका नाच तेज़ होता जा रहा है, हर पल कूद कूद कर हाथों में फिरकी जैसे घुमाए चला जा रहा है। ऐसे तो गांव में लड़के पतंग उड़ाया करते थे। लो, मैं भी एक बुद्धू हूँ, पतंग ही तो उड़ा रहा है। मांझा पतंग दिख नहीं रहे इसे, इसी से लगा हवा में नाच रहा है कहाँ पतंग? उधर होगी पश्चिम में, वो उधर ही ताके जा रहा है, पर कहाँ, किधर? मैंने गर्दन उठाकर ऊपर आसमान में ताका, देर तक, उधर जिधर वो देख रहा था।
कुछ नहीं मिला। मैं आगे बढ़ी, अपनी छत की मुंडेर पर आकर नीचे झुकी, पंजों पर खड़े होकर झांका। सूरज की चौंध से बचाव करने को हाथ की आड़ लेकर घूरा, कहीं कुछ नहीं दिखा। कहाँ है पतंग? कैसी है? किन किन रंगों की? हाय, पतंग उड़ाने में कितना मज़ा है। हरिया के बापू कहते थे, झींसी में पतंग न उड़ाई तो जन्म अकारत। पर लड़कियों को कहाँ मिलती थी उतनी छूट। खुले मैदान में खड़े होकर उतने ही खुले आकाश में पतंग के साथ ऊपर उठते जाने की। बहुत हुआ तो छींट छींट पड़ती बुंदकियों के नीचे बंधी बंधाई पेंग भरकर झूल लो बस। माँ मुझे घसीट कर भीतर कर लेती थी, पर मैं मौका देखकर भाग जाती थी। पड़ोस के हरिया के साथ चुपचाप खेतों के पार जाकर पतंग उड़ाती थी। माँ को पता ही नहीं चलता था। चल भी जाता तो झड़क भर देती थी, तब ऐसे मारा नहीं करती थी। वहाँ गांव में न कोस कोस पर ताने देती थी जैसे यहाँ देती हैं। रंडी बनेगी तू भी उसकी तरह, गैर मर्दों को रिझाएगी। किसकी तरह? पूछा था सिर्फ एक बार। माँ ने वो धुनाई की थी कि पड़ोस की मिश्रा टीचर को आकर बचाना पड़ा था मुझे। कसम धरा ली थी माँ से कि अपनी खीज मुझ पर नहीं उतारेंगी। वैसी भयानक पिटाई फिर उन्होंने नहीं की, पर कभी कभी लगता है जबान की मार से हाथ की मार भली। उस पर हर वक्त की चौकीदारी। छत पर अकेले इसलिए जाने देती हैं क्योंकि उनके पैर गठिया के दर्द से लाचार हैं, पर ज़रा ठहर कर सुस्ताई नहीं कि नीचे से उनकी चीख चिल्लाहट आने लगती है। अरे पापिन, कहाँ मर गई? चुड़ैल खा गई या जिन्न ले गए? शुरू शुरू में लंगड़ाती हुई माँ ऊपर पहुँच जाती थी। जब दूर दूर तक कोई जवान आदमजात न दिखा तो ढीली पड़ गई। इसे नाश्ता देख लेती तो हे राम, मैं काँप गई। आ तो नहीं गई? बाहर ताला मारकर चाबी साथ ले गई हैं। आएंगी तो दरवाज़ा भी नहीं खटखटाएंगी, भूतनी की तरह बेआवाज़ भीतर पहुंच जाएंगी। देख आऊँ नीचे जाकर। अरे रुक रुक, क्या कर रहा है? टंकी के किनारे क्यों आ लगा? ओह, पलट लिया। वो रही चरखी उसके हाथ में। हाथ आगे फेंक कर बराबर खोले ही चला जा रहा है। सिर को भी और ऊपर उठाकर आसमान में ताक रहा है, यानी पतंग और दूर और ऊपर पहुंच चुकी है। उसे दिख रही है तो मैं क्यों नहीं देख पा रही? एक बार मैंने फिर गर्दन और पंजों की कसरत करके उस छोर देखने की कोशिश की। कुछ नहीं मिला। बीच में पेड़ आ रहा था, शायद नीम का। इतना जट लंबा घना क्यों होता है भला? आर पार कुछ दिखाई ही नहीं देता। नीचे जाकर देखूं, गली में दिख जाए शायद। मैं भागती हुई नीचे उतर गई, तो पट्टे को कसकर लपेट दरवाजे पर हाथ मारा तो याद आया बाहर ताला लगा है। उसी तरह दौड़ती हुई वापस ऊपर पहुंची। वो वैसे ही नाच रहा था। उसे क्या पता मैं छत पर थी या नहीं, भोंदू। एक बार नज़र पतंग से हटा भी सकता है आदमी, पर नहीं, यही तो बात थी। मेरे गांव के लड़के जैसा नहीं था इसका पतंग उड़ाना। एक ताल थी उसके पैरों के थिरकन में, एक लय पर झूम रहा था उसका बदन। गीत फूट रहा था उसके हाव भाव से। मेरा मन हो रहा था मैं भी गाते गाते नाच उठूं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। जन्माष्टमी की शाम मंदिर में पुजारी जी नाच उठे थे जैसे गाते गाते। भजन गाती औरतें भी आत्मविभोर और ऐसे हिल रही थीं जैसे बैठे बैठे नाच रही हों। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। कितना अचरज हुआ था मुझे। बिना कोसने दिए रोते कभी नहीं देखा था। अपना मेरा किसी का ध्यान नहीं था उन्हें। तभी ना मैं दीदे फाड़ सब तरफ ताक रही थी और कोई टोका टाकी नहीं। अनचाहे अनजाने मेरे मन में उनके लिए दया और प्यार उमड़ आया था। अपने में डूबी आत्मविभोर माँ अच्छी लगी थी मुझे। आत्मविभोर, हाँ, असली बात वही थी, लयताल नहीं। छत की टंकी और मुंडेर पर उसका नाच खेत में पतंग उड़ाते मेरे संगी साथियों जैसा ही होता अगर उसके मेरे पांव बराबर बराबर ज़मीन पर पड़ रहे होते और बीच बीच में हम गपशप करते या हो हल्ला मचा रहे होते। पर वो तो पतंग ऐसे उड़ा रहा था जैसे पतंग उड़ाने के सिवा कुछ जानता ही ना हो। उसकी नज़र सिर्फ देख रही थी, मैं कहीं नहीं थी उसकी आंखों के दायरे में, ना कुछ और। डोर को ढीला छोड़ते या वापस खींचते उसके हाथ चरखी का हिस्सा बने हुए थे। तभी ना इतनी देर तक मुझे चरखी दिखी ही नहीं थी। पाँव भी उसके बस उतनी दूर पड़ते थे जितना हाथों के संचालन के लिए ज़रूरी था। मेरी सांस अटकी तो गई। तब तो उसे मुंडेर भी नहीं दिख रही होगी। जरा खटका हुआ, ध्यान तनिक बटा तो सीधा नीचे गिरेगा। मैंने हिलना डुलना बंद कर दिया, सांस रोक उसे देखती रही। मेरी समझ में आ रहा था वो ठीक वैसे पतंग उड़ा रहा था जैसे रोज़ दत्त चित्त पढ़ाई करता था।
मुझे स्कूल में पढ़ी अर्जुन की कहानी याद आ गई। द्रोणाचार्य ने चिड़िया पर निशाना लगवाने से पहले शिष्यों से पूछा, तुम्हें क्या दिखलाई दे रहा है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। अर्जुन ने कहा, उसे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। अब जाकर कहानी मेरी समझ में आई। एक मैं हूँ, सारी दुनिया दिखलाई देती है, बस चिड़िया की आंख नहीं दिखती। कितनी नाकारा हूँ। माँ इतना डांटती हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा पाती। उनकी छोड़ो, वे कुछ नहीं जानती। पर मिश्रा टीचर तो ढंग के लड़के का रोना नहीं रोती। वे कहती हैं ना, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, मन को शांति मिलेगी, मस्तिष्क के द्वार खुलेंगे, जो चाहोगी कर सकोगी। पर मेरे पास ध्यान है ही नहीं। एक मन है जो जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है। माँ पर हरदम गुस्सा आता रहता है। पिताजी कभी आंख उठाकर नहीं देखते मेरी तरफ। हम गांव छोड़कर क्यों आए? वहाँ पाठशाला में पढ़ रही थी ना, ऐसे डर कर नहीं रहना पड़ता था। लगता है इस घर से निकलूंगी तभी मुक्ति मिलेगी। फिर सोचती हूँ, पिताजी जैसा लड़का मिल गया तो मैं भी माँ की तरह। नहीं, वैसी दुखी, निर्दयी, झगड़ालू, बदसलीका औरत नहीं बनना चाहती मैं। मेरे चाहने से लेकिन क्या होता है? अभी मैं पतंग उड़ाना चाहती हूँ, उड़ा सकती हूँ क्या? उसका क्या है, लड़का है, चाहे कुर्सी पर बैठ कर पढ़े, चाहे छत पर नाच कर पतंग लहराए। अपनी मर्जी का मालिक है। न डांट फटकार, न ताने, न कोसना, न अच्छे लड़के की प्रतीक्षा में जेल की कैद। उससे कोई नहीं कहता होगा, पैदा होते क्यों ना मर गई डायन। लड़का हुआ मर गया और ये चुड़ैल जीती रही। उस जैसा ही रहा होगा मेरा भाई जो मर गया। जिंदा रहता तो हम मिलकर पतंग उड़ाते, पर क्या पता वो उड़ाता और मैं इसी तरह। हाय देखो तो कितनी बड़ी पतंग, काली नीली सर सर बढ़ी आ रही है हवा पर, तीर सी हमारी तरफ। पर यह तो उल्टी दिशा से आ रही है, पूरब से। पढ़ाकू तो ठीक पश्चिम देखे जा रहा है। मर गए, ये तो किसी और की है, पीछे वाले मकानों से आई होगी, उसे तो पता तक नहीं। अरे मुड़कर देख भोंदू, काट देगी तेरी पतंग को। क्या आसमान में ठूंठ उठाए बढ़ाए लिए चला जा रहा है ऊपर। देख देख, मैं चिल्लाने को हुई, फिर आवाज़ घोंट कर जड़ रह गई। मैं चीखी, उसका ध्यान बटा तो कटी पतंग सा आ गिरेगा गली में, हड्डी पसली बराबर हो जाएगी, मर करम जले। ऐसी भी क्या ध्यान की दुश्मन तक न दिखे है। फर्राए चली आ रही है, काट कर छोड़ेगी हमारी पतंग को। किस रंग की है, कहाँ है, मरी दिखे भी नहीं कहीं। देखना, घूम कर देख तो सही, कटने मत दीजिए अपनी पतंग को। देख देख। मैंने अपना पूरा ध्यान उसकी आंखों में समो दिया। उसकी गर्दन जरा घूमी, चरखी पर हाथ और मुस्तैदी से चलने लगे। मांझे को खींच सीधा किया, तनिक मोड़ा, ढील देने को हाथ ऊपर उठे, मांझा छोड़ा, फिर खींचना शुरू। देख ली, देख ली। काली पतंग पीछे हटी, उसके हाथ छाती पर वापस लौट लौट आ रहे हैं। आहा, काली पतंग और पीछे किसकी, पर हमारी क्यों नहीं दिखलाई दे रही। मैं मुडेर से सटकर आगे को लटक आई। फर फर उड़ती आती पतंग को देखूंगी, देख कर रहूंगी। वो काटा, मैं चीख पड़ी। हमारी पतंग कितनी सुंदर थी, चटक लाल और हरी, फरफराती हुई आई और पंजा मार कर काली पतंग की गर्दन उड़ा दी। फिर लहराती हुई सामने छत की तरफ बढ़ने लगी। दत्तचित्त वो मांझा समेट रहा था। उसके पैरों की ताल में कोई फर्क नहीं आया था, ना गर्दन की लगन में। बस आसमान में टंगी दृष्टि हटकर सामने चिपक गई थी। पतंग जो वहाँ थी, मेरी नज़र तो वहीं जमी थी। हाय, कैसी नई नक्कोर चमकीली पतंग थी। वो मांझा खींचता गया। अब पतंग उसकी छत के ऊपर थी, अब उसकी आँख की सीध में, अब उसके हाथ में। अभी वो कटी पतंग लेने दौड़ेगा। गिर रही थी धीरे धीरे, सीधे नहीं, हवा तेज़ थी ना, बाहर ले जा रही थी थपेड़े देकर इधर उधर। कौन जाने गली में गिरे या अधबीज पेड़ पर अटक कर रह जाए। भगवान करे नीचे गिरे। वो भागता हुआ जाएगा और पतंग लूट लाएगा। वो बड़ी एहतियात के साथ टंकी से अपनी छत पर उतर गया। मैं ताली बजा उठी, अभी लेकर आया कटी पतंग। वो नीचे उतरा ही नहीं, अपनी पतंग चटकी लिए बरसाती में घुस गया। भोंदू पागल, तू नहीं लूटता तो मैं लूट लेती हूँ। जीती पतंग कोई छोड़ता है भला। नीचे ताला पड़ा है, गली में निकलूंगी कैसे, यहीं लूटनी होगी। झटक मटक थपेड़े खाती काली नीली पतंग मेरी छत के करीब आ पहुंची थी। मैंने चील की तरह झपट्टा मारा, पर वो हाथ छू कर निकल गई। मैं नीचे को लटकी हाथ मारती रही, पर उसे लपक नहीं पाई। कुछ देर इतरा इतरा कर यहाँ वहाँ डोली, फिर नीम की डाली में फंस कर बैठ गई। वहाँ पहुँच पाना मेरे लिए नामुमकिन था। मुझे रोना आने लगा।
मन हुआ चिल्लाकर कहूँ, ओ बावले, इधर आकर अपनी पतंग को उतार। ऐसा कौन सा लाट साहब है तू कि जीती चीज़ को छोड़ सकता है। मैंने देखा वो कुर्सी पर बैठा पढ़ रहा था। मेरा रोना निकल गया। खाट पर बैठकर सुबकने लगी। माँ के आने का तब पता चला जब उनका घूंसा पीठ पर पड़ा। यहाँ बैठी त्रिया चरित्र कर रही है कमजात, सारा काम नीचे औंधा पड़ा है। मैं चीख कर रो दी। हाय, पैर में मोच आ गई, चल नहीं पाती, हाय हाय। माँ ने घूंसा और जमाया। मर करम जली, देख कर नहीं चला जाता, अब उठ, नीचे तो चल, देखूँ मलमला दूँ। उन्होंने पैर पर हाथ लगाया तो मैं चिल्ला उठी। अब मुझे क्या पता मोच आने पर कैसे चला जाता है, कितना लगड़ाऊँ कितना नहीं। जमीन पर पाँव रखा तो फ़ौरन समझ जाएंगी कोई मोच वोच नहीं आई। चुप कर, चिल्ला मत, सारा मोहल्ला जमा करना है क्या, माँ ने कहा। फिर अनिश्चित सी खड़ी रह गई। मैंने सामने झाँका। सुन लिया क्या मोहल्ले ने? कहाँ, बेवकूफ़ तो वैसा का वैसा ही बैठा पड़ रहा था। एक बार उठकर तो देख, माँ ने मेरी बाँह खींचकर कहा। मैं इतनी ज़ोर से चीखी कि उनकी पकड़ छूट गई। हड्डी तुड़ा बैठी है क्या? हे परमात्मा, नासपीटी मरती भी नहीं। अच्छा बैठ, मिश्रा बहन जी को बुला कर लाती हूँ। मेरे तो घोड़े वैसे ही बेकार पड़े हैं, अब तुझे ढूंढूं कि अपने को? मिश्रा बहन जी? उन्हें तो छूते ही पता चल जाएगा। क्या करूँ? अच्छा आने दो, अकेले में बात करने को मिली तो समझा लूँगी, और जो हो माँ से चुगली नहीं करेंगी, मुझे पूरा भरोसा था, पर होना अकेला पड़ेगा। हाय माँ, आवाज़ मिश्री घोल कर मैं कराहती कोसती माँ से बोली। कैसे करोगी तुम अकेली? उन्हीं को भेज देना ऊपर। तुम कहाँ गठिया में ऊपर नीचे करोगी? पहले तो कभी ऐसे नहीं बोली उनसे। माँ ने चकित नज़रों से मुझे देखा। चुप ऐसे हुई जैसे सांप सूंघ गया हो। आंखों में आंसू उमड़ने को हुए, पर बोली कुछ नहीं। होंठ भींच असमंजस पी गई और पीठ फेर लंगड़ाती हुई नीचे उतर गई। मिश्रा बहन जी को तो मैं मना लूँगी, एक ही चीज़ चाहती हैं ना मुझसे, कसम खाकर कहूँगी अब से ध्यान लगाकर पढ़ूँगी, एकदम अर्जुन की तरह। बस इस बार माँ की मार से बचा लेंगी वो। अभी उनके आने में वक्त था। मैं उठी और छत पर पाँव जमाकर ठीक वैसे नाचने लगी जैसे वो नाचा था, आत्मविभोर। मुझे लग रहा था मेरे हाथ में चरखी और मांझा है और दूर आसमान में ऊपर ऊपर उठती लहराती पतंग। अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी मीरा नाची। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते रहेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।